जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि आपको प्रदर्शित है स्क्रीन पर, आपको प्रदर्शित है कि आपका वर्गीकरण एक चैप्टर है जो आरआरबी की दृष्टि से काफी उपयोगी है। ठीक है, ये रीजनिंग का काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेलवे का भी काफी इंपोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए, इसको हम सीखने से पहले थोड़ा हम सामान्य जानकारी को देखेंगे, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए, और इस सीरीज के बाद आप ध्यान रखना, आपको कंटिन्यूअस जो क्लास मिलेगी वह आपको सिलेबस वाइज मिलती जाएगी। ये आपका पहला चैप्टर है, इसके बाद हम सेकंड जो सिलेबस में होगा उसे लेके आएंगे। चलिए चलते हैं और समझते हैं। देखिए इस चैप्टर को, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो चलिए देखिए, किसी समूह में दिए गए तत्वों को उनके सामान्य गुणधर्म के आधार पर समूहबद्ध करते हुए विषम तत्वों को छांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी वर्गीकरण कहलाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 4 तत्वों का एक समूह दिया गया होगा। ठीक है, जिनमें से तीन तत्व यानी कि किसी न किसी रूप से समान गुण दर्शाते हैं, जबकि एक तत्व भिन्न गुण दर्शाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके 3 तत्व आपको समान गुण धर्म के होंगे और एक तत्व आपका भिन्न होगा, उनसे अलग होगा। तो परीक्षार्थियों को यह आशा की जाती है कि वह इस भिन्न तत्व को दिए गए समूहों से वर्गीकृत करे। यह प्रश्न प्राय शब्दों, अक्षरों या संख्याओं पर आधारित होते हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, ये आपके प्रश्न जो है शब्दों पर, अक्षरों और संख्याओं पर आधारित होते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इसका हमने सारांश निकाला। इसका मतलब ये है, आपको कोई भी 4 संख्या दी होगी, एक संख्या आपकी विषम होगी, उसको आपको इसमें पता करना है। इसी का नाम वर्गीकरण है। चलिए अब देखिए, इसको करने से पूर्व पहले आपको कुछ बातें स्मरण रखनी है। ठीक है, आपको पॉइंट आउट रखनी है और रिमेम्बर रखना है। देखिए क्या है, सबसे पहले ये आपको दिया है, प्रश्न में दिए गए तत्वों को समूहबद्ध करते समय याद रखें कि जिस समूह का चुनाव आप तत्वों के लिए कर रहे हैं वह सर्वमान्य होना चाहिए। यानी कि आप उसमें जो कॉन्सेप्ट लगाओगे वह सभी में लगना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपका निकलना चाहिए। तो देखिए, इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि देखिए, आपको सबसे पहला जो उदाहरण दिया है, इसमें भिन्न शब्द चुनिए। तो देखिए, इसमें चारों आप ऑप्शन देखिए। पहले आपको मेरठ दिया है, इसके बाद बी ऑप्शन में इलाहाबाद, सी में नोएडा और डी में आपका देहरादून दिया है। तो आप इन चारों में बताइए, इनमें विषम कौन है, आपको छाटिए। तो देखिए, आप जब छाटोगे तो इन तीनों में सेम क्वालिटी होनी चाहिए, उससे ही आप विषम शब्द निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम इनको देखेंगे और समझेंगे। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्या आएगा कि आपने देखा कि ये तीनों तो आपके सिटी हैं, पर इसके अंदर इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद के अंदर एक क्वालिटी है, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है और इन तीनों में उच्च न्यायालय नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, इलाहाबाद को छोड़कर अन्य किसी शहर में उच्च न्यायालय नहीं है। और सेकंड धारणा आपकी, यानी सेकंड धारणा क्या है, देहरादून को छोड़कर अन्य सभी शहरों में कोई भी शहर किसी प्रदेश की राजधानी नहीं है, जबकि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी। अब देखा आपने एक तरफ तो पहली धारणा के अनुसार ये सोचा कि आपका इलाहाबाद के लिए आपने सोचा कि इसके अंदर उच्च न्यायालय है, पर देहरादून में आपने सोचा कि देहरादून तो भाई उत्तराखंड की राजधानी है। तो आपके कॉन्सेप्ट अलग अलग हो गए। यहाँ पर पहला सोचने का तरीका अलग, दूसरा सोचने का तरीका अलग। अब देखिए, तीसरा देखते हैं क्या सोचेंगे आप, कि नोएडा को छोड़कर अन्य शहर में फॉर्मूला 1 का स्टेडियम नहीं है। फॉर्मूला 1 का मतलब नंबर 1 स्टेडियम कहीं भी नहीं है नोएडा को छोड़कर। तो 3 आपने कॉन्सेप्ट देखे, ध्यान से सोचा कि आपके दिमाग में, माइंड में पहला कॉन्सेप्ट ये आया, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये आया, पर तीसरा कॉन्सेप्ट ये आया। पर आपको अब देखिए, इनमें 3 कॉन्सेप्ट आपके दिखा दिए, दर्शाए, पर आपको इन चारों में जो सेम हो, और चारों में से केवल 3 में तो सेम होंगे, चौथा आपका विपरीत होगा, चाहे वो ये हो सकता है, चाहे ये या ये। इन चारों में से कोई एक हो सकता है, पर 3 में समानता होगी। आपको जो असामान्य होगा, जो गलत होगा, आपको छांटना होगा। यही आपका वर्गीकरण इसमें कहलाएगा। चलिए, अभी इसमें आपको केवल ये समझाया है, ठीक है, कि आपको जो भी आप धारणा रखोगे वो सभी में लागू होनी चाहिए। यदि आप पहली धारणा को रखते हो, नंबर 1 को रखते हो, तो ये इन तीनों में होने चाहिए, एक अलग होगा। ठीक है, यदि सेकंड वाली धारणा रखते हो तो तीनों ही आपकी राजधानी होती, कोई एक शहर होता तो उसको आप वर्गीकृत कर देते, अर्थात अलग कर देते, छांट लेते।
इसी प्रकार नोएडा में जैसे स्टेडियम फॉर्मूला 1 है, इसी प्रकार 3 में स्टेडियम सेम होते, एक में नहीं होता, तो आप उसे अलग से वर्गीकृत कर देते। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे। तो आपको मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, उपरोक्त तीनों धारणाओं में धारणा सेकंड अधिक सर्वमान्य है, अतः यही आपका उत्तर होगा। जैसे देहरादून वाला, देहरादून को छोड़कर अन्य शहरों में कोई भी शहर किसी प्रदेश की राजधानी नहीं है, जबकि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। ये कॉन्सेप्ट जो है आपका इसमें लगेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा फोकस कर रहा है इस प्रश्न के अंदर, जो आपका ये प्रश्न दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें किस किस तरीके से भी आ सकते हैं। जैसे अर्थ की समानता है, पहला देखिए पॉइंट क्या है, अर्थ की समानता देखिए, जैसे घूमना, दौड़ना, चलना, प्रस्थान करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपने अर्थ के तौर पर देखा, क्या देखा, घूमना एक क्रिया है, दौड़ना भी एक क्रिया है और चलना भी एक क्रिया है, परंतु प्रस्थान करना, यानी प्रस्थान अभी पता नहीं है आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, प्रस्थान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसीलिए इसको अलग रखा, क्योंकि ये इनके अर्थ से मैच नहीं मार रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड वाला देखिए, कार्यात्मक समानता, कार्यात्मक जैसे कार्य करने की क्षमता के आधार पर। तो देखिए चाकू से कार्य किया जाता है, कुल्हाड़ी से भी कार्य किया जाता है और हसुआ से भी वही कार्य किया जाता है। ये तीनों क्या है, ये काटने वाले, यानी किसी भी सामान को काट सकते हैं, पर सुई जो है किसी सामान को नहीं काटती है, इसीलिए इसका कार्य, सुई का कार्य अलग है। ठीक है, तो कार्यात्मक असमानता हो गई इसमें, तो इसलिए सुई को अलग कर दिया हमने। इन तीनों में समानता है, ये असमान है इन तीनों से। ठीक है, अर्थ के हिसाब से। नेक्स्ट थर्ड, संरचनात्मक समानता, जैसे कार, बस, स्कूटर और जीप। आपने देखा यहाँ पर कार 4 पहिए वाली गाड़ी है, बस भी 4 पहिए वाली गाड़ी है, यानी कि आप मान सकते हो 4 नहीं तो 6 की है, पर ये आपके यानी कि स्कूटर से तो अधिक, यानी कि ये एक बॉक्स नुमा है। ठीक है, तो आपको पता है, और जैसे जीप ये 4 पहिए वाली गाड़ी है, तो स्कूटर तो केवल 2 पहिए की है ना, तो ये इन तीनों से भिन्न है, इसीलिए इसको अलग रखा गया, तो ये वर्गीकृत हो गया। नेक्स्ट फोर्थ आपका देखिए, संख्यात्मक समानता। अब संख्यात्मक समानता कैसे है, जैसे मुंह, कान, नाक, जीभ। अब इसमें कान देखिए आपके अलग रखा है, कैसे, देखिए संख्यात्मक समानता में क्या है, जैसे मुंह देखा आपने, एक है, नाक आपने देखा एक है, जीभ आपने देखी एक है संख्या के हिसाब से, पर कान आपके क्या है, 2 है, तो ये संख्यात्मक वर्गीकरण हो गया। ठीक है, ये लॉजिक आपने लगाया इसमें। इसी प्रकार से बी, 5th नंबर का देखिए, स्थान समानता। स्थान समानता कैसे, जैसे देखिए मेरठ, बरेली, लखनऊ और हरदोई। तो आपको पता है स्थान समानता, लखनऊ जो है ये आपका क्या है, राजधानी है। ठीक है, यूपी की, तो ये स्थान समानता के हिसाब से है, और यहाँ पर क्या है, विधायकी है, तो इसीलिए इसको आप वर्गीकृत कर सकते हो। ये तीनों शहर हैं और ये राजधानी है। नेक्स्ट पद समानता, जैसे मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर और अधीक्षक। तो देखिए मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर ये तीनों तो पद समानता में सेम है, पर अधीक्षक जो होता है ये अलग है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पद समानता का दर्शा रहा है वर्गीकरण। नेक्स्ट आपका 7th नंबर का है, इसको देखते हैं, विशेष क्षेत्र संबंध समानता, यानी कि कोई एक विशेष संबंध रखता हो, जैसे गीता, रामायण और महाभारत, ये तीनों क्या है, ये हिंदुओं के ग्रंथ हैं, और बाइबल जो है आपके क्रिश्चियन ग्रंथ है। तो विशेष स्थान हो गया, एक निश्चित क्षेत्र हो गया, क्योंकि ये हिंदुओं के तीनों ग्रंथ है, तो ये हिंदू के क्षेत्र में है, और बाइबल आपका क्या है, क्रिश्चियन के क्षेत्र का है, इसीलिए इनमें समानता इस तरीके से दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, इसमें तकनीकी समानता, जैसे तकनीकी समानता, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, सुपर कंप्यूटर, ये तीनों एक जैसी समानता के, पर कूलर तो आपका मैकेनिकल हो गया, अलग हो गया, ये बिजली का कार्य करता है, कैलकुलेशन का बिल्कुल भी कार्य नहीं करता, तो इसमें तकनीकी समानता भी जायज है। ठीक है, तो इसका भी वर्गीकरण हमने कर दिया, ये अलग है इन तीनों से। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, नोट क्या है। नोट उपरोक्त शब्दों में जो बॉक्स के अंदर है अन्य से असमान है। असमान का मतलब समानता प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए
इसके बाद आपको अंग्रेजी अक्षर, अंग्रेजी समूह का वर्गीकरण करते समय अंग्रेजी वर्णमाला, एक मिनट देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की रेखीय क्रम में दोनों ओर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की ओर स्थिति को भली भांति ध्यान रखें जो निम्नलिखित है। कैसे? जैसे एक ए जो है आपकी, ये जो शब्द दिया है, इंग्लिश वर्ड दिया है आपका ए का देखिए स्टार्टिंग, तो वर्ड स्टार्टिंग जो अंक है वह ए है स्टार्ट से। अगर पीछे से आप देखो काउंट करो तो ये 26 स्थान पे आता है। इसी प्रकार दूसरा स्थान बी का है बाएं से दाएं पे, ठीक है। यदि आप दाएं से बाएं की ओर देखें तो इसका 25 स्थान है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे से 3 है सी का, और पीछे से आप देखोगे तो 24 स्थान पर है। तो ये क्रम भी आपको ज्ञात करनी है, इसके अंदर स्मरण रखनी है जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण करते समय विभिन्न प्रकार की संख्याओं की जानकारी का होना अति आवश्यक है, जिनमें से संख्याओं के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। जैसे सम संख्याओं का समूह, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाती हैं, उनका समूह, ठीक। इसी प्रकार विषम संख्याओं का, जो 2 से विभक्त नहीं होती, वो समूह आपको ध्यान रखना है। अभाज्य संख्याएं ध्यान रखनी है, अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, यानी कि ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा केवल 1 से पूर्णतः विभक्त हो, ऐसी संख्या। 4th नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, यानी वे संख्याएं जो पूरी तरीके से वर्ग हैं, ठीक है, या पूर्ण घन संख्या, ऐसी संख्याएं जो पूरी तरह से घन है। तो इन तरह से भी आपको दे सकते हैं, यानी कि आपको कोई घन संख्या 3 दे दी, चौथा आपको वर्ग दे दिया, तो वह असमान हो जाएगा, तो आप इसको वर्गीकृत कर लोगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से हम इसको समझेंगे। अब तो देखिए सबसे पहला आप उदाहरण देखिए, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से क्या है, 1 से हैं, और इस प्रकार में से ये अपना एक ऐसा समूह निर्माण करते हैं, वह एक ऐसा कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, तो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपको ऑप्शन दिया है ए क्रीम, बी दिया है मक्खन, सी दिया है रस, और डी दिया है घी। तो देखिए रस को छोड़कर आप ये देखिए, ये जो रस दिया है, ये तीनों आपको पता है ये दूध की प्रॉपर्टी है, यानी दूध से आपको क्रीम भी मिलता है, मक्खन भी मिलता है और घी भी मिलता है, पर रस नहीं मिलता। तो ये आपका विषम हो गया, आपने छांट लिया, यानी कि इसमें से कि कौन असमान है, ठीक है। तो आपने चूज कर लिया, तो आपका देखिए राइट आंसर सी हो गया। रस को छोड़कर अन्य सभी दूध से बनाए जाते हैं। तो आपने देखा इन तीनों में समानता थी ए, बी और डी के अंदर, पर सी के अंदर असमानता थी, ठीक है। तो इसलिए हमने वर्गीकृत कर लिया, पहचान लिया कि कौन इस समूह से अलग है। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल, निम्नलिखित में से 3 किसी प्रकार से समान है, अतः इनका एक समूह बनता है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इससे अलग है, यानी कि असमान। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप एम यू को देखिए, फिर डी ई को देखिए, फिर इसके बाद पी क्यू और फिर टी यू। अब देखिए इनमें क्या समानता है हम देखते हैं। अगर आपको नंबर पता है तो आप पता कर सकते हो, कैसे, क्रम के आधार पर। एम आपका 30 नंबर पे आता है और यू आपका कितने नंबर पे आता है, तो ये देखिए ये 21 नंबर पे आता है, ठीक है। ऐसी प्रकार से डी ई को देख लीजिए, ये आपका 4 और ये आपका 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। एक मिनट, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे आता है। अब देखिए इसके बाद आपका P और Q है। P आपका 16 पे आता है, ये 17 पर आता है, ठीक। T के बाद U, ये आपका 20 पे आता है, ये 21 पे आता है। कहने का मतलब देखिए T के बाद U आया, P के बाद Q आया, D के बाद E आया, यानी नेक्स्ट अंक आ रहा है। पर M के बाद N आना चाहिए था, पर इसमें नहीं आ रहा, इसीलिए ये विषम है, ठीक है। चलिए तो हमने MU को छोड़कर अन्य समूह के अक्षर क्रमागत हैं, यानी कि क्रम से आने वाले हैं। नेक्स्ट तीसरा देखिए। अब देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है, 12, 35, 23 पहला ऑप्शन, 17, 40, 24। देखिए मैंने इसमें पढ़ा नहीं है, आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, इसमें कौन सही नहीं है, तो ये सेम है, तो मैं इसको कराने लग गया, ठीक है। पर आप देख सकते हो बी
17 40 24, सी 25 40 15 और डी 8 40 32। अब इसमें आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या आपको ऐसा है जो संबंध दिया है। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, या तो आप ये देख सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, देखिए 12 कब आ रहा है, यदि आप 35 में से 23 घटा दोगे तो आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप 40 में से 24 घटा के देखिए तो यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, यहाँ आपका 16 आ रहा है। तो ये क्लियर नहीं है। अभी और आगे देख लेते हैं, यहाँ तक यही है इसका आंसर। यहाँ और चेक करिए, देखिए 40 में से यदि 15 घटाएंगे तो आपका 25 आ जाता है, सही है। इसी प्रकार से 40 में से आपने 32 घटाया तो आपका शेष क्या बचेगा, 8। यानी कि जो पहला अंक आ रहा है ये इन दोनों का डिफरेंस है बाद वाले अंकों का। केवल एक ऐसा ही अलग है इन सबों में जो बी वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब देखिए, अब इसमें आपके 1 मिनट देखते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, देखिए इसमें आपके उदाहरण दिए हैं 4 से 6, है ना। इसको पहले देखते हैं और करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको पढ़ना जरूरी है। ऊपर निम्न प्रश्नों में विषम जोड़े का पता लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विषम जोड़ा आपको बताना है, जैसे कप्तान टीम, बॉस गैंग, प्रधानमंत्री कैबिनेट और आर्टिस्ट ट्रॉफी। ये ट्रॉफी है, गलत हो गया, ठीक है, ट्रॉफी लिखना, ट्रॉफी। तो आपको देखना है विषम इसमें से क्या है। तो देखिए इसमें जो पहला आपको समूह दिया है कप्तान और टीम, यानी कि प्रत्येक टीम का एक कप्तान होता है, ठीक है, ये समूह सही है। गैंग बॉस, प्रत्येक गैंग का एक बॉस होता है, ये बिल्कुल ठीक है। कैबिनेट प्रधानमंत्री, तो देखिए कैबिनेट में प्रधानमंत्री होता है, ये मुख्य जो होता है प्रधानमंत्री होता है, ये भी ठीक है। पर ट्रॉफी आर्टिस्ट ये यहाँ पर ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें विषम है। तो देखिए ट्रॉफी यानी आर्टिस्ट और ट्रॉफी को छोड़कर अन्य सभी पहले और दूसरे प्रधान मुख्य हैं। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है। पहला जो दिया है इसमें ए, बर्फ का टुकड़ा ठंडा। तो देखिए इसमें संबंध दर्शाया गया, ठीक है। इसी प्रकार से बी में देखिए लोहा सख्त और फर्श धन संगमरमर चिकना। अब इसमें से आपको विषम बताना है। तो देखिए बर्फ का टुकड़ा ठंडा होता है, ये आपको पता है, ये बर्फ की प्रॉपर्टी है। लोहा सख्त होता है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। और संगमरमर चिकना होता है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। पर्स धन होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। पर्स धन को छोड़कर अन्य सभी जोड़ों में दूसरा पहले से विशेषता बता रहा है। तो पहला वाला यानी ये दूसरा जो है पहले की विशेषता बता रहा है, यानी ठंडा बर्फ की विशेषता बता रहा है, सख्त लोहे की विशेषता बता रहा है, चिकना संगमरमर की विशेषता बता रहा है, पर धन पर्स की विशेषता नहीं बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगाया गया। इसी प्रकार से देखिए 6 नंबर में पानी से प्यास बुझती है, ठीक है, प्रतिभा शिक्षा से प्राप्त होती है, इस तरीके से इसमें बताया। देखते हैं भोजन भूख, ठीक है, हवा घुटन। तो यहां देखिए आप ध्यान दें, पानी और प्यास के मध्य में जो आपका कॉन्सेप्ट है कि पानी जो है प्यास बुझाता है, ठीक है, भोजन जो है भूख मिटाती है, हवा जो है घुटन हटाती है अपनी, पर प्रतिभा शिक्षा नहीं दिलाती है, ठीक। तो यहाँ पर ये उल्टा है, तो ये इसका अलग है, ठीक है। शिक्षा से प्रतिभा आती है पर प्रतिभा से शिक्षा कभी नहीं आती है। तो इसीलिए इसका क्या हो गया, ये वर्गीकरण में छट जाएगा, यानी अलग बता दिया जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट के आपके पास सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ये अभ्यास प्रश्न है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक यदि हम आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।